हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो बीपीएससी का सीरीज स्टार्ट किया है 66वीं बीपीएससी पीटी का, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड। एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बीपीएससी पीटी के लिए है तो बस वही स्टूडेंट्स जो बीपीएससी में अपीयर हो रहे हैं वही देखें। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बिहार दरोगा मेंस, बिहार ईएसआई प्री, ये सब एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। एक साइड नदी का नाम दिया हुआ है और एक साइड कुछ हड़प्पा सभ्यता के जगह के नाम दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो, तो ये मोहनजोदड़ो के साथ मैच करेगा। मोहनजोदड़ो से एक चीज़ याद रखिएगा, इसका उत्खनन जो हुआ था 1922 में हुआ था और राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। अगर हम बात भोगबा की करते हैं तो भोगबा नदी पे लोथल शहर बसा हुआ था। तो लोथल की अगर बात करते हैं तो लोथल का जो उत्खनन करता थे वो थे रंगनाथ राव और इसका जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1955 में। अगर हम बात हिंडन नदी के करते हैं तो हिंडन नदी के किनारे था आलमगीरपुर, तो ये आलमगीरपुर के साथ मैच करेगा। अगर हम बात आलमगीरपुर की करते हैं तो आलमगीरपुर के जो उत्खनन करता थे वो थे यगदत्त शर्मा और इसका जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1958 में। आगे बात करते हैं घग्गर नदी की। घग्गर नदी पर था कालीबंगा, तो ये कालीबंगा के साथ मैच करेगा और कालीबंगा के उत्खनन करता थे बीबी लाल और बी के थापर, जो कि इसकी उत्खनन हुई थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है। तो ऋग्वेद में अगर तृतीय मंडल की बात करते हैं तो तृतीय मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वामित्र। ऋग्वेद में कुल अगर हम बात करते हैं तो कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। और तृतीय मंडल से याद रखिएगा कि तृतीय मंडल जो है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो तृतीय मंडल में ही है। आगे है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की थी। तो गौतम बुद्ध के जीवन पर पुस्तक की रचना जो लाइट ऑफ एशिया है उसकी रचना किए थे एडविड अर्नोल्ड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगर हम बात गौतम बुद्ध की करते हैं तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध का जो फिर विवाह होता है वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ होता है और उनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध जो थे वो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज को कितने वर्ग थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार अगर देखा जाए तो तत्कालीन जो उस समय के जो भारतीय समाज थे वो 7 वर्गों में थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 7 ऑप्शन में नहीं है। और मेगास्थनीज जो है वो 7 वर्गों का जो विभाजन है, 7 वर्गों के बारे में जो वर्णन है वो अपनी पुस्तक इंडिका में कर रखा है। मेगास्थनीज की एक चीज और याद रखिएगा, मेगास्थनीज के अनुसार जो नगर का प्रशासन था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था। तो प्राचीन काल में जो सबसे उचित भू राजस्व दर था वो उपज के 6ठे भाग को माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6। आगे है कि गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। तो गणित के प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक थे गणितज्ञ भास्कराचार्य, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये 12वीं शताब्दी की रचना है लीलावती। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। अगर हम खजुराहो की बात करते हैं तो खजुराहो किसके साथ मैच करेगा, चंदेल राजाओं के साथ। और अगर चंदेल की बात करते हैं तो चंदेल से याद रखिएगा इसकी राजधानी भी खजुराहो थी और इसके संस्थापक थे नन्नुक। अगर हम एलोरा की बात करते हैं तो एलोरा मैच करेगा राष्ट्रकूट राजाओं के साथ और अगर राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी मानखेट और इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग। दिलवाड़ा की अगर बात करते हैं तो दिलवाड़ा जो है वो सोलंकी राजाओं के साथ मैच करेगा और सोलंकी वंश की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी अहिलबाड़ और इसके संस्थापक थे मूलराज। अगर 10-72 की बात करेंगे तो ये गुप्त राजाओं के साथ मैच करेगा और अगर गुप्त वंश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। आगे कि किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इल्तुतमिश के समय जो था वो मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ था। मंगोलों से एक चीज़ याद रखिएगा कि मंगोल जो थे वो चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे और उस समय जो मंगोलों का नेता था वो था चंगेज खान। अब बात अगर इल्तुतमिश की करते हैं तो इल्तुतमिश से कुछ चीज़ें याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इल्तुतमिश जो था वो सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे, इसने एकता प्रणाली भी चलाया था और एक 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था जो तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया था। आगे है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। तो सर्वाधिक समय तक जो शासन है, देखिए अगर वंश के रूप में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस वंश ने किया तब आपका आंसर होगा तुगलक वंश, और शासक के रूप में पूछ रहा है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी की अगर शासन की बात करते हैं तो देखिए 1451 से लेकर 1489 तक इसका शासन था। सिकंदर लोदी की अगर बात करते हैं तो 1489 से लेकर 1517 तक। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करते हैं तो ये 1325 से लेकर 1351 तक। और फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करते हैं तो ये 1351 से लेकर 1388 तक। तो सबसे ज़्यादा किसका है? बहलोल लोदी का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी से एक चीज़ याद रखिएगा कि जो दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना था उसका श्रेय जो है वो बहलोल लोदी को ही जाता है। बहलोल लोदी जो था वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था और जब उसके सरदार खड़े हो जाते थे तो वो स्वयं भी खड़ा हो जाता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। तो औरंगजेब जो था वो औरंगाबाद में अपनी पत्नी जो थी राबिया उद दौरानी उसके मकबरे का निर्माण करवाया था और उसे ही बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रबीदा उद दौरानी। नेक्स्ट है हमारा कि मुगल काल में दरोगा का पद था। तो मुगल काल में जो दरोगा का पद था वो टकसाल के अधिकारी को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टकसाल अधिकारी। और ये जो टकसाल थे उसमें सोना, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। एक चीज़ यहाँ से और याद रखिएगा, जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ दरोगा का पद पूछ रहा है तो दरोगा है टकसाल अधिकारी, लेकिन सूचना और जो गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उसको भी दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। तो दरोगा और दरोगा ए डाक चौकी में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे है कि किस मुगल शासक को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को ये जो साहेब बेखबर की उपाधि थी ये खफी खां के द्वारा दिया गया था। आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने की उद्घोषणा की गई थी। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश क्राउन जो था वो कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार जो था वो वापस ले लिया था। और फिर 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित जो दरबार है उसी में जो लॉर्ड कैनिंग था वो महारानी की उद्घोषणा को पढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नवंबर 1858 यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। तो ये किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से कुछ और चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कि इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में ही कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की और एक नेशन नामक पत्रिका भी इन्होंने चलाया है। आगे है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था। तो कैबिनेट मिशन कब आया है भारत? कैबिनेट मिशन भारत आया है 24 मार्च 1946 को। और 1946 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबल। क्योंकि लॉर्ड बेबल की अगर टाइम पीरियड देखिएगा तो कब से कब था? 1944 से लेकर 1947 तक लॉर्ड बेबल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेबल। अगर कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो इसके सदस्य थे सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। अगर लॉर्ड बेबल की कुछ बात करते हैं तो लॉर्ड बेबल से एक चीज़ याद रखिएगा, लॉर्ड बेबल जो था वो 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाता है और इसी सम्मेलन में जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसी के समय में जो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री जो था लेबर पार्टी का लॉर्ड क्लेमेंट एटली, उसने हाउस ऑफ कॉमर्स में यह घोषणा किया था कि जून 1948 तक जो प्रभुसत्ता है वो भारतीयों के हाथ में दे देगा। नेक्स्ट है हमारा कि हॉटसॉन्ग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये शिक्षा
से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये इसका गठन हुआ था 1929 में शिक्षा के विकास रिपोर्ट देने के लिए सर फिलिप हॉटिंग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की गई थी। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो होम रूल लीग के आंदोलन का नेतृत्व देखिए कौन कौन किए हैं, बाल गंगाधर तिलक भी किए हैं और एनी बेसेंट भी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो बाल गंगाधर जो तिलक थे वो पुणे में मार्च 1916 में, और एनी बेसेंट की अगर बात करते हैं तो ये सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग का नेतृत्व करते हैं। आगे है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। कब बम फेंका था? तो ये 8 अप्रैल 1929 की घटना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 अप्रैल 1929। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो असेंबली के अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। और ये जो बम फेंका गया था वो एक्चुअली पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा। कहाँ? दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और ये खाली बेंचों पर बम फेंका गया था। और क्रांतिकारियों जो थे वो अपने परिचय में ये कहे थे कि उनका मकसद जो है वो किसी का जान लेना नहीं है बल्कि बहरों तक हमारी आवाज़ पहुँचाना है। आगे है कि तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था। तेभागा आंदोलन की अगर बात करते हैं तो तेभागा आंदोलन जो था वो 1946 में बंगाल में हुआ था और ये एक कृषि आंदोलन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। नेक्स्ट है कि भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्त शराब कहा था। तो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की अगर बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स जो थे वो एक जर्मन फिलोसफर थे और साथ ही साथ एक इकोनॉमिस्ट भी थे। आगे है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से याद रखिएगा, डलहौजी के समय में ही भारत में रेलवे पहली बार चलता है 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच। इसीलिए डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। और इसी के समय सन 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित होता है और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन जो है वो प्रारंभ होता है। इससे एक चीज़ और याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी जो था वो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाता है। आगे है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, R.A. सयानी ने। आगे है कि मद्रास टेनेक्सी एक्ट कब लागू होता है। तो मद्रास टेनेक्सी एक्ट जो है वो 1898 में लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था। तो ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कराची अधिवेशन 1931। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग होती है। आगे है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। तो माउंटबेटन योजना के जनमत का संग्रह का जो प्रावधान है वो दिया गया था किस क्षेत्र के लिए? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लिए और साथ ही साथ आसाम के सिलहट जिले के प्रांत के लिए। तो ये दोनों प्रांत के लिए दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। माउंटबेटन योजना की अगर बात करते हैं तो माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 को घोषित होता है। आगे है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो क्रिप्स प्रस्ताव आया कब था? क्रिप्स प्रस्ताव की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा मार्च 1942। और महात्मा गांधी जो थे वो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहकर बुलाया था। फिर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके आगे ऐसा बैंक जो टूट रहा है जोड़ दिया था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो द इंडियन नेशन समाचार पत्र की जो स्थापना है वो दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा कामेश्वर सिंह। और इसका जो प्रकाशन था वो पटना से होता था और ये बात है सन 1931 की। आगे है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे। तो देखिए ध्रुव दल के सेना नायक थे जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण।
अगर हम बात भारत छोड़ो आंदोलन की करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन से कुछ चीज़ें याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो गांधी जी का जो भारत छोड़ो प्रस्ताव के जो था वो कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था और फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 को हो जाती है। और इसी आंदोलन में गांधी जी जो थे वो करो या मरो का नारा भी दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। तो कांग्रेस जो था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। आगे है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है वो 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। आगे है कि सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। सुधारक पत्र के जो संपादक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो ये विशेष प्रावधान करने का जो अधिकार देता है वो है अनुच्छेद 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15। अगर हम बात अनुच्छेद 24 की करते हैं तो अनुच्छेद 24 से याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 में है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब 14 वर्ष की कम आयु के जो बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री या अन्य में काम नहीं कर सकेंगे। अगर हम बात अनुच्छेद 42 की करते हैं तो अनुच्छेद 42 से याद रखिएगा, अनुच्छेद 42 में कहा गया है काम की न्याय संगत और मनोवाची दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध किया गया है। अगर अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की गई है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो मूल प्रस्तावना में शामिल अगर नहीं बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जो था वो प्रस्तावना में जोड़ा गया था और यही प्रस्तावना में एक बार अभी तक बस अमेंडमेंट हुआ है। आगे है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो 1953 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1953। और किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में ये किया गया था और फिर ये अपनी रिपोर्ट जो है वो 2 साल बाद 1955 में प्रस्तुत करता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो गोलकनाथ बाद 1965 यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गोलकनाथ बाद जो था वो 1967 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी केशवानंद भारती बाद 1973, मिनरल बिल्स बाद 1980 और एमआर बोम्बोई बाद 1994 ये सुमेलित है। लेकिन गोलकनाथ बाद की बात करते हैं तो ये 1967 में है। गोलकनाथ बाद से आप लोगों को पता भी होगा कि गोलकनाथ बना पंजाब राज था और इसमें यह निर्णय किया गया था कि इसके निर्णय से पूर्व दिए गए जो निर्णय थे उसमें यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 57 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 57 में जो है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात अनुच्छेद 55 की करते हैं तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के वर्णन है और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं का विवरण है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है। तो भारतीय संविधान के संघीय विशेषता को दर्शाता है द्विसदनीय विधायिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। द्विसदनीय विधायिका मतलब राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है वो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा जो है वो भारत के जनताओं का प्रतिनिधित्व करती है। आगे है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो पहली बार 1990 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। और ये जो है वो सरकारीय आयोग जो था वो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सुझाव देता है और फिर उसको स्वीकार करके 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। आगे है कि लोकसभा की सीटों की दृष्टि से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश 80 सुमेलित है, महाराष्ट्र 48 सुमेलित है, पश्चिम बंगाल 42 सुमेलित है और बिहार 40 सुमेलित है। तो ये सब सुमेलित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई।
आगे है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल कौन कौन रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं और रामनाथ कोविंद, ये दोनों रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अगर राष्ट्रपति के रूप में हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं तो वो है 1967 से लेकर 1969, और रामनाथ कोविंद के अगर टाइम पीरियड देखते हैं तो ये तो अभी 14वें राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं 2017 से लेकर अभी तक। आगे है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो ये आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने तक। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करते हैं तो इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 352 में दिया गया है। और एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो राज्य सरकार है वो निलंबित नहीं की जाती है, परंतु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अगर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो वो 1 माह तक परिवर्तन में रहती है, और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक परिवर्तन में रहती है, और फिर संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो ये कितने से? तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। तत्कालीन कुल सदस्यों का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तत्कालीन कुल सदस्यों का मतलब यह है कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या में से रिक्त संख्या घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या का बहुमत है वही है तत्कालीन सदस्यों का बहुमत है, या फिर जिसे हम लोग प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी के नाम से भी जानते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है प्राक्कलन समिति के 2 सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्षों का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 वर्ष ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राक्कलन समिति का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 1 वर्षों के लिए होता है, और इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ करते हैं और फिर अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। प्राक्कलन समिति से याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति जो है वो 30 सदस्यीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी संसदीय समिति भी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है। तो किसी राज्य में जो विधानसभा के परिषदों की जो कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है और 40 से कम भी नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कितना है? 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है और 40 से कम नहीं हो सकता है। आगे है कि भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो भारत के संविधान के अगर अभिरक्षक की बात करते हैं तो ये कौन है? उच्चतम न्यायालय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय का जो गठन संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में वर्णित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो महान्यायवादी, ये इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नियंत्रक व महालेखक परीक्षक, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे है कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाए जाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव, मतलब मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट में मोदी इनिशिएटिव, मोदी योजना के भी नाम से जाना जाता है, तो ये लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख से याद रखिएगा, लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। आगे है कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की अगर बात करते हैं तो ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। और इसका जो थीम था वो था पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। आगे है
कि किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? तो किसान सहाय योजना की शुरुआत किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात सरकार। और इस योजना में ये कहा गया है कि अगर किसी किसान की जो फसल है वो 33% यानी 1/3 से ज़्यादा नुकसान हो जाती है तो उसके 4 हेक्टेयर भूमि के लिए 20,000 रुपये की मुआवजा देने की घोषणा की गई है। गुजरात से और याद रखिएगा कि गुजरात के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सर्वोदय योजना भी गुजरात सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आगे है कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये किया है लक्षद्वीप को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। ये एक्चुअली लक्षद्वीप और शेष भारत के बीच संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये ऑप्टिकल लिंक फाइबर स्थापित करने की घोषणा की गई है और इसे 1000 दिनों में पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। लक्षद्वीप से याद रखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती और इनके प्रशासक का नाम है दिवनेश्वर शर्मा। आगे है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है 14 अगस्त 2020 को हुई इजराइल यूएई शांति समझौता के संबंध में कौन सा कथन सही है? इजराइल से समझौता करने वाले यूएई जो है वो तीसरा अरब देश है, ये बिल्कुल सही है। यूएई जो है वो पहला खाड़ी देश और तीसरा अरब देश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये भी बात सही है। और इस समझौते को अब्राहम समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा रोक दिया गया है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। आगे है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग कुछ दिन करंट में पहले पढ़ लिए होंगे कर्नाटक। मैं करंट वाले पार्ट में भी इसको बताया था तो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कर्नाटक आंसर होगा, लेकिन इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि जो कर्नाटक था वो घोषणा सबसे पहले कर दिया था कि मैं इसको लागू करूँगा, लेकिन वो उसके लागू करने से पहले हिमाचल प्रदेश लागू कर दिया है। तो लागू करने वाला अगर पूछेगा तब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। आगे है क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है ये गुजरात में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत और ये जो है वो एक 30 एकड़ जमीन में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा जिसे 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे और यह जो है वो गुजरात के चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। गुजरात से याद रखिएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत और गुजरात जो है वो मूंगफली और कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है जनवरी 2020 से किस व्यक्ति को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एस सौम्या को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए और यह जो पुरस्कार है वो मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है और इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा किस राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक एक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? एक मोबाइल नंबर है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश से और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो कन्या सुमंगला योजना, एवं सेहत योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, ये सभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान है। तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में प्रथम स्थान जो है वो बांग्लादेश को है और फिर बांग्लादेश के बाद नंबर आता है पाकिस्तान का, फिर मंगोलिया, फिर अफगानिस्तान और फिर भारत। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को कहा जाता है जातीय संसद, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। आगे है कि 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहा है इसका आयोजन गुजरात में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसका अगले वर्ष थाईलैंड इसका अध्यक्ष देश होगा, ये गलत है क्योंकि देखिए ये भारत को अगले 3 वर्षों के लिए इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुन लिया गया है, यहाँ थाईलैंड दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। और इस सम्मेलन में टोटल 130 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ग्रेट
इसे बोन कन्वेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका शुभांकरण बना, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्त करता राज्य बन गया है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा पंचवटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। आगे है कि आवासन तथा शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष शहर है। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ क्वेश्चन है 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या में। तो 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की अगर बात कीजिएगा तो छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर है वो देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर डी, अंबिकापुर। देखिए जब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में, तब आपका आंसर होगा इंदौर, ठीक है। और जो 10 लाख वाले से अधिक आबादी वाला शहर है उसमें सबसे स्वच्छ है इंदौर और सबसे गंदा है पटना। और 1 से 10 लाख वाली आबादी अगर पूछ ले तो सबसे स्वच्छ है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और सबसे गंदा है बिहार का गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की जो शुरुआत है वो बीपीसीएल के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। और किसके द्वारा? बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। और उड़ीसा जो है वो निकेल, क्रोमाइट और बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या गलत है? तो आत्मकथा दिया हुआ और एक साइड उससे संबंधित व्यक्ति दिए हुए हैं। तो पहला दिया हुआ है कि एस अगेंस्ट ऑड्स, तो ये सानिया मिर्जा, ये सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। नो स्पिन अनिल कुंबले, ये गलत है क्योंकि नो स्पिन जो है वो सेन बॉन्ड की आत्मकथा है। कुछ और आत्मकथाएं आपको याद रखना होगा, जैसे गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, बिल्कुल सही है। फिर है प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का, एंड सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली का, 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण का। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो स्पिन। आगे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से एक चीज़ याद रखिएगा, कोरोना वायरस की जो पुष्टि है वो सबसे पहले दिसंबर 2019 में मध्य चीन के हुबोई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। आगे है कि हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? पहला तो है ब्रिटेन, दूसरा देश कौन है? आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आयरलैंड की अगर बात करते हैं तो ये यूरोप महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी है डबलिन। आगे है कि वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये कोयला मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। कोयला मंत्रालय का कहना है ये है कि खनन क्षेत्र में पौधे लगाकर वो हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय अभी के कैबिनेट में किन के पास है? कोयला और खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। आगे है कि भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो प्रथम स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ये देखिए भारतीय राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा है, लेकिन अगर जो विश्व बैंक एक है, विश्व बैंक भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो अगर विश्व बैंक वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेगा तो जो भारत है उसका रैंक है 63 और पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। तो ये भी याद रखिएगा। आगे है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम है जो बाइडेन और यहाँ के उपराष्ट्रपति का नाम है कमला हैरिस। आगे है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच जो है वो बहुत सारे सूचकांक जारी करता है, जैसे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ये सब जो सूचकांक है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। अगर हम बात वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें जो 2020 का जो रिपोर्ट है इसमें जो प्रथम स्थान है वो स्वीडन को मिला है और भारत को इसमें 74 नंबर पे है। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण 2020 का जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं जैव विविधता।
तो जैव विविधता, ये वन एवं जैव विविधता है, तो इसको आप टिक नहीं कर सकते हैं। जैव विविधता है सिर्फ और सिर्फ, तो इसका जो सही आंसर टिक करिएगा, वोट कीजिएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2020 को मनाया गया है, उसका जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। आगे है कि संप्रति 9 2020 संयुक्त सैन्याभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। यह सैन्याभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये मेघालय की उमरोई में संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। और ये जो है संप्रति, ये एक थल सेना का क्या है, अभ्यास है। एक और याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर, जो कि नौसेना का एक संयुक्त अभ्यास है। आगे है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? जो नेता विपक्ष होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। देखिए, ऐसा कुछ है नहीं रूल कि जो नेता विपक्ष होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, लेकिन 1967 में प्रथम बार मीनू मसानी जो थे वो विरोधी दल के नेता थे और उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तब से ये परंपरा चलते आ रही है कि जो अपोजिट साइड वाले मेंबर हैं, विपक्ष के मेंबर हैं, उन्हें ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अभी विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, तो लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष कौन हुए? अधीर रंजन चौधरी हुए। लोक लेखा समिति से याद रखिएगा, लोक लेखा समिति को हम लोग प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं। और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो सदस्य हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के होते हैं। इसे लघु लोकसभा के भी नाम से जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, हाल ही में भारत वंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इनको निर्वाचित किया गया है कहाँ? सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम। सूरीनाम की अगर बात करते हैं तो ये एक साउथ अमेरिका का कंट्री है जिसकी राजधानी है पारामारिबो। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो 2020 को वो पौधे के देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे के देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने के। देखिए, 2020 को एक और वो नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी मनाने का घोषणा किया है। देखिए, वो 2021 की अगर बात करते हैं तो 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2024 को उष्णगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। आगे है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हेलोर को दिया गया है। फिल्म हेलोर किस भाषा की फिल्म है? तो ये एक गुजराती फिल्म है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुजराती फिल्म। और इसको दिया गया है किसमें? 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में। अगर हम 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो है हेलोर, और सर्वश्रेष्ठ अगर हिंदी फिल्म पूछता है तब है अंधाधुन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है कृति सुरेश को। आगे है क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है 2019 में डेविस कप के उपविजेता हैं। तो डेविस कप के उपविजेता कौन है? देखिए, डेविस जो कप है वो सबसे पहली बात तो कि टेनिस में होता है, ठीक है। और इसका विजेता जो है वो स्पेन है, स्पेन के राफेल नडाल। और इसका जो उपविजेता है वो कनाडा के हैं, डेनिस शापोवालोव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यहाँ उपविजेता पूछ रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कनाडा। आगे है क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है श्रेयस योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है? तो श्रेयस योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय, जो पहले जिसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब इसका नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। देखिए, श्रेयस की अगर बात करते हैं तो श्रेयस का फुल फॉर्म है क्या? अ स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिस एंड स्किल। और ये उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि बजट 2020-21 में किसानों को जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? तो वो किया गया है किसान रेल का शुरुआत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसान रेल का शुरुआत किया गया है। बजट 2020-21 से एक चीज याद रखिएगा, बजट 2020-21 का जो थीम था वो जीवन यापन में आसानी यानी ईज ऑफ लिविंग विषय पर आधारित था। आगे है कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो बिहार का गवर्नर वो किसे नियुक्त किया था? मुनीम खान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुनीम खान। यहाँ राजा मान सिंह से एक चीज़ याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो मान सिंह था वो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करता है और ये अकबर का कौन था? सेनापति था।
देखिए बहुत सारे लोगों का पिछले जो सेट 1 में अपलोड किया था उसमें कमेंट आया था कि टाइम कम कर लीजिए, टाइम कम कर लीजिए। तो देखिए टाइम कम करने का दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो स्पीड में बढ़ा दूं और या तो फिर जो कंटेंट है उसको कम कर दूं। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कि टाइम यही रहने दें या स्पीड और बढ़ा दें या कंटेंट कम कर दें, कैसा करना है, तभी टाइम मैनेज हो पाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, उसी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूंगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा है पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया। तो दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 दिसंबर 1911 को। और देखिए शाही दरबार जो था वो आप लोगों को पता ही होगा कि जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, वो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करता है इंग्लैंड के सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में। और इस दरबार में घोषणाएं हुई थी क्या क्या? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया था, और बिहार एक अलग राज्य बना था जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 78, कह रहा है निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। तो देखिए चौसा का युद्ध की अगर बात करते हैं तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, इसमें शेरशाह ने ह्यूमू को हराया था। सूरजगढ़ की लड़ाई की अगर बात करते हैं तो ये हुआ था 1536 में, इसमें शेरशाह ने बंगाल को हराया था। बिलग्राम का युद्ध की बात करते हैं तो ये 1540 में हुआ था, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। सामूगढ़ की जो लड़ाई है ये शेरशाह ने नहीं लड़ा था, ये शाहजहां के पुत्रों के बीच लड़ाई हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सामूगढ़ की लड़ाई। आगे है कि बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ये किया गया था शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद जुबैर। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और इसके सचिव कौन थे? सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार सिंह। आगे है कि 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और अगर सचिव पूछ ले तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आगे है कि राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है। तो राजपुर नहर जो है वो कोसी नहर की एक उपशाखा है, और यह जो नहर है वो मुंगेर से सहरसा जिलों में सिंचाई होती है, मुंगेर और सहरसा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। अगर हम बात कोसी नदी की करते हैं तो कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है। तो बिहार में सर्वाधिक जो चाय का उत्पादन है वो किशनगंज में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में। देखिए अगर चाय की बात करते हैं तो चाय ऐसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चीन में, और भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा असम में, और बिहार में सबसे ज़्यादा पूछते तब किशनगंज जिला में। आगे है कि बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम कहाँ स्थित है। तो ये फथुआ पटना में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। आगे है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले का है। तो बिहार में जो सबसे कम साक्षरता दर है वो है पूर्णिया का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। पूर्णिया का कितना साक्षरता दर? 51.1%। और सबसे अधिक पूछ दे तो सबसे अधिक है रोहतास का 73.4%। अगर भारत का पूछ दे तो भारत का जनसंख्या है भारत का साक्षरता दर है 73%। पुरुष का पूछ दे तो भारत का है 80.9%, और महिलाओं का पूछ दे तब है 64.6%। आगे है कि बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन जो है वो सोनपुर में किया जाता है, और कहाँ? कार्तिक महीने में किया जाता है, और यह जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर। आगे है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है। तो देखिए हर घर नल का जल शामिल है, हर घर बिजली शामिल है, अफसर बढ़े आगे बढ़े शामिल है, शौचालय निर्माण घर का सामान ये भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, ये सारे जो हैं वो शामिल हैं। आगे है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। पटना हाईकोर्ट का कब? तो पटना हाईकोर्ट का 1916। आगे है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला है वो है पश्चिम चंपारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। आगे है कि बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया था। तो ये किया गया था 1950 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। 1950 में ही भूमि सुधार अधिनियम एक्ट के द्वारा जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास किया गया था। आगे है कि हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो हाजीपुर की अगर बात करते हैं तो ये बिहार का इकलौता रेलवे जोन है जहाँ का मुख्यालय हाजीपुर है, और इसका जो है वो क्या का है,
पूर्व मध्य रेलवे का है, मतलब ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। आगे है कि 1 टेराग्राम बराबर होता है, तो 1 टेराग्राम जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁻12 ग्राम के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻−12 है तो ये हो जाएगा पीको, 10⁻15 है तो हो जाएगा पेटा, और 10⁻−15 है तो ये हो जाएगा फेम्टो। आगे है कि अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो भारत रत्न वैज्ञानिक प्राप्त चंद्रशेखर वेंकटरमन को भी मिला है 1954 में, और एम विश्वेश्वरैया को भी मिला है 1955 में। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। आगे है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। स्टेथोस्कोप किससे मैच करेगा, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए मैच करेगा। स्फिग्मोमैनोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये रक्तचाप मापने के लिए। सिस्मोग्राफ की अगर बात करते हैं तो ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के साथ मैच करेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा है रेटिना में क्या पाया जाता है, तो रेटिना में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, और इसी के कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी और जीरोफ्लेथीमिया जैसी बीमारी होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था, तो सर्वप्रथम जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा वास्तविक गैस समीकरण PV = RT का कब अधिक सही पालन करती है, तो ये कब पालन करती है, जब उच्च ताप हो और निम्न दाब हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न दाब और उच्च ताप। आगे है कि विल्सन रोग किसके कारण होता है, तो विल्सन जो रोग है वो तांबा के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। और इस रोग के कारण जो है वो सूजन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, थकान हो जाता है, पेट दर्द और नियंत्रणहीनता, ये सारे इसके प्रमुख लक्षण हैं। आगे है कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है, तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। आगे है कि मानव मूत्र का पीएच मान क्या है, तो मानव मूत्र का पीएच मान अगर ऐसे आप देखते हैं तो ऑन एवरेज है 6, लेकिन यहाँ रेंज में पूछा है तब आप टिक कर सकते हैं 4.5 से लेकर 8.0 तक। पीएच मान से एक चीज़ याद रखिएगा, सोरेनसेन जो था वो 1909 में पीएच स्केल दिया था। आगे है कि बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है, तो देखिए बच्चों के जन्म के समय MMR वैक्सीन जो है वो नहीं दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MMR। आगे है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो मलेरिया भी प्रोटोजोआ जनित है, पायरिया भी, निद्रा रोग भी, कालाजार भी, एक और याद रखिएगा पेचिस, ये सब जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। आगे है 103, कह रहा अंतर्स्रावित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो अंतस्रावी में होता है 21% और उच्छ्वासित में होता है 16.4%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो HIV का पता लगाने के लिए एलिसा भी किया जाता है, PCR भी किया जाता है, CD फॉर सेल्स काउंट भी किया जाता है, इम्यूनोफ्लोरेंस जांच भी किया जाता है, सब किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आगे है कि हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है, तो उसका CO2 का भूमिका होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम। और ये जो पेप्सिन है वो आमाशय में स्रावित होता है और प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। ये जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थ पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। आगे है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन के द्वारा 1886 में किया गया था और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी में, तो ये देखिए जोक है, हाइड्रा है, फीटा कृमि है, इसमें सब जो है वो द्विलिंगी जंतु हैं। आगे है कि लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो माँ के दूध में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
आगे इनमें से कौन मछली नहीं है? तो देखिए कटल फिश जो है ये मोलेस्का संघ का है। जेली फिश की अगर बात करते हैं तो ये सिलिट्रेट संघ का है। स्टार फिश की अगर बात करते हैं तो ये इकाइनोडर्माटा का है। और अगर सिल्वर फिश की अगर बात करते हैं तो ये ऑर्थोपोडा संघ का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की अगर विशेषता की अगर बात कर रहा है तो ये क्या है? एक निश्चित सूखा और आर्द्र मौसम, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए मकर रेखा जो है वो 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी कहते हैं। वो 10 देश है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, जो कि सब ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। कह रहा जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है? तो इस रंग का मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। लाल मिट्टी से एक चीज़ याद रखिएगा, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। आगे है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए अगर ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल और चिनाब, रावी और सतलज 4 नदी दिया हुआ है। तो देखिए सतलज नदी का तो बाहर है, क्योंकि सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राका स्थल से है। अगर रावी की बात करते हैं तो रावी क्या है? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। तो ये तो इसका तो भारत में ही है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वो चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित चेमडुंग हिमनद से है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। आगे है कि केप कैनारबेल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किस तट पर स्थित है? तो ये फ्लोरिडा तट पर स्थित है और यहीं अमेरिका का प्रसिद्ध जो अंतरिक्ष केंद्र है केंडी स्पेस सेंटर वो यहीं स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिडा। आगे है क्वेश्चन नंबर 116, कह रहा है कोडाई कनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट में पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। आगे है कि निम्न पर विचार करने के लिए कह रहा है गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओक का पेड़, ये सब किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो ये सब किसकी है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी नहीं बहती है? ऑरेंज नदी, क्योंकि ऑरेंज नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका की नदी है। आगे है ओएनजीसी ने भारत के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में किया है? तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ओएनजीसी की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। आगे कह रहा है कि जारवा और सेंटिनीलीज जनजातियां भारत के निम्नलिखित राज्यों के केंद्रशासित प्रदेश में किस में पाई जाती हैं? तो ये पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। आगे है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसमें भारत का जो स्थान है वो है 48। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48। और इसमें प्रथम स्थान किसको है? प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड को। और इसका जारीकर्ता कौन है? इसका जारीकर्ता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आगे है कि अरुण नदी, वरुण नदी और तमूल नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किसका हिस्सा है? तो ये सब जो है वो किसका हिस्सा है? कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक नहीं, ये जो है वो सब कोसी नदी प्रणाली से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये सब कोसी नदी का प्रणाली के हिस्सा में। कोसी की अगर बात करते हैं तो कोसी का जो उद्गम है वो गोसाई थानचोटी के उत्तर में है। आगे है गंगटोक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है वो घाटप्रभा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घाटप्रभा। घाटप्रभा जो है वो एक कृष्णा की सहायक नदी है। आगे है कि स्कैंडिनेवियन देशों में के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड भी है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, फ्रांस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। आगे है कि न्यूकैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये जो है वो हंटर नदी के तट पर स्थित है। और हंटर नदी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया।
आगे है कि किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी 98-99 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा योजना, पहले तो मुद्रा का फुल फॉर्म समझ लीजिए। मुद्रा का फुल फॉर्म जो है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, और इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि छोटे व्यापारियों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना। आगे है कि भुगतान संतुलन क्या है? तो भुगतान संतुलन किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का जो वितरण है वो भुगतान संतुलन कहलाता है। आगे है कि विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? तो ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ये एक अभौतिक मुद्रा है जिसका प्रयोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा लेखांकन में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये एक IMF का एक अभौतिक मुद्रा है। आगे है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अगर हम लोग बात करते हैं तो विदेशी मुद्रा को शामिल ही किया जाता है, स्वर्ण को भी शामिल किया जाता है, विशेष आहरण अधिकार को भी शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। आगे है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2018-19 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? देखिए, प्राथमिक का योगदान है 21.3%, द्वितीय का योगदान है 19.7% और तृतीय का योगदान है 59%। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 59%। आगे है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो देखिए, 8 मूल उद्योग हैं कौन कौन हैं? कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है और विद्युत है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिफाइनरी उत्पाद। आगे है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक योगदान जो है वो कुल प्राप्तियों में उधार एवं अन्य देयताओं का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उधार एवं अन्य देयताएं। देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि आपकी जो कुल प्राप्तियां हैं वो अगर 100 पैसा है तो उधार एवं अन्य देयताएं हैं 20 पैसा, माल और सेवा कर है 18 पैसा, निगम कर है 18 पैसा, आय कर है 17 पैसा। तो इसके अकॉर्डिंग है, तो सबसे ज़्यादा किसका है? उधार का। कह रहा है कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो ये कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि RBI द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत RBI द्वारा अधिकतम जो कोष है वो केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष थे बिमल जलान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिमल जलान। और हाल ही में ये जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट पेश की है, और जिसमें जो 1.76 लाख की जो एक्सेस राशि थी RBI के पास वो सरकार को सौंप दी गई है, जिसका उपयोग जो है वो सरकार वित्तीय स्थिरता को सुधारने में करेगा। RBI की बात करते हैं तो RBI के अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं, और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ओपेक जेनेवा, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओपेक की अगर बात करते हैं तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। ओपेक की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ओपेक का फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था। आगे है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो हैलोजनों में सबसे अधिक है फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली से और याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात मुंबई की करते हैं तो मुंबई से याद रखिएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भारतीय भू चुंबकीय संस्थान। अगर हम बात चेन्नई की करते हैं तो चेन्नई से याद रखिएगा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, और अगर कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता से याद रखिएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र और भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान। फिर है कि निम्न में से कौन G7 का सदस्य है? तो देखिए, G7 के सदस्य की बात करते हैं तो इसमें 7 जो सबसे बड़ी विकसित जिसकी अर्थव्यवस्था है वो देशों का समूह है, जिसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। भारत इसका सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है हमारा कि कार्लिन ट्रेंट विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है, यह किस देश में अवस्थित है? तो यह जो खदान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों से जो मैं पूछा हूँ टाइमिंग स्पीड को लेकर जो इशूज़ हैं उसके भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में मैं फिर अगले वीडियो से काम करूँगा। और इसके आगे के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो PDF के फॉर्म में टेलीग्राम पर दे दिया गया है, उसके सॉल्यूशन भी दे दिए गए हैं, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। इस टेस्ट को बनाने से पहले आप पहले PDF डाउनलोड कीजिए, फिर उससे टेस्ट खुद से अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, उससे आपका एक्सप्लेनेशन और आंसर मैच कर लीजिए। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।